आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यूनिट 1 की हमने वीडियो पहले ही बना रखी है। अब हमारा टॉपिक है जो यूनिट 2 का, उसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब के सब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो वो है लोकसभा। लोकसभा जिसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में जो लोग आते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझते हैं, जैसे कि लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, हुज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही चीज है कि जो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, विच कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो ये होगी हमारी शॉर्ट डेफिनेशन। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसका बात है इंट्रोडक्शन का। ओके, सो अब और अच्छे से अगर इसे समझिएगा लोकसभा को, तो लोकसभा इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड इट्स मेंबर्स। इट रिफ्लेक्ट पब्लिक ओपिनियन, नीड्स एंड एस्पिरेशन। यानी कि देखो, जब जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है वो जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, और ये लोग वहाँ क्या करते हैं, ये लोग पब्लिक का ओपिनियन जो होता है, मतलब पब्लिक को क्या क्या नीड है, पब्लिक को क्या क्या चाहिए, वो सब उनकी जो आवाज़ होती है वो वहाँ पर उठाते हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग वो वर्क वहाँ पर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, it is the most powerful house because government is responsible only to Lok Sabha. Money will can only originated in Lok Sabha and Prime Minister must have majority support here. ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो लोकसभा होती है ना, वो मतलब गवर्नमेंट उसमें क्या है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और जितने भी मनी बिल वगैरह जो होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। मतलब लोकसभा में पहले मनी बिल आएगा, देन उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, देन प्रेसिडेंट उसमें मतलब प्रेसिडेंट उसमें फिर हामी भरेगा, इसके बाद फिर आगे वो चीज़ें प्रोसीड करेंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा इज कॉल्ड द रियल सेंटर ऑफ पावर इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। क्लियर। चलो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे लोकसभा क्या क्या चीजें आती हैं। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आर्टिकल 79 के हिसाब से क्या चीज है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 79 से क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो कंसिस्ट करेगी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये तीनों चीजें आर्टिकल 79 से मिल जाती हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें हम लोग, तो वो आर्टिकल 81 में डिफाइन किया गया है लोकसभा के। ठीक है, और अगर आगे देखें इनके, तो आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन बताई गई है, मतलब कि टेन्योर कितना होगा लोकसभा का। नॉर्मली तो 5 ईयर्स ही होता है, लेकिन और आगे आर्टिकल 100 में वोटिंग सिस्टम बता दिया गया है, और आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक मेंबरशिप के क्या क्या रूल्स रहेंगे। कोई सीट कोई रिजाइन कर लेता है या कुछ अगर वैकेंट हो जाती है तो क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक, आगे अगर बात करें तो कंपोजिशन, जो कि अभी आर्टिकल 81 में आई थिंक था, आई थिंक 81, हाँ 81 में कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, वो होती है 552। ठीक है, 552 सीट्स रहती हैं, जिसमें से 530 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम कहाँ से, स्टेट से। 20 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 543 स्ट्रेंथ है। एंड हाँ, तीन चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है जो हमारे लोकसभा में, वो चीज़ें ये हैं कि जो सीट्स हैं जो रिजर्व हैं कुछ SC ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ लोग होते हैं उनके लिए भी लोकसभा में कुछ रिजर्व सीट कर रखी हैं। इस SC ST लोग के लिए भी कुछ सीट रिजर्व हैं। इसके बाद बात करें तो जो पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है मतलब एरिया को, कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर दो उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसे कुछ डिसाइड रहता है। ठीक है, बाकी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है उसी द्वारा वो चुने जाते हैं। अब हम अगर आगे की बात करें तो इलेक्शन मेथड क्या होता है। एवरी सिटीजन 18 ईयर्स एंड अबव हो, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो वोट कर सकता है। यानी कोई यहाँ पर वो नहीं आएगा कि भाई तुम वोट नहीं कर सकते, तुम वोट कर सकते हो, नहीं, बस 18 साल की उम्र होनी चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो तुम वोट करने के योग्य हो। ठीक है, और यहाँ पर जिसके नंबर वो उनके मतलब जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो सरकार बना ले, मतलब उसकी वो वहाँ से जीत जाता है। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट जल्दी ही, मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो टेन्योर जल्दी ही खत्म कर सकता है पहली। ठीक है, और उसके बाद ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन टर्म में बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम, और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट उसे खत्म कर सकता है। व्हेन डिसॉल्व न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड। ठीक है, और अब आगे बात करें तो अब आता है हमारा प्रेसिडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स में क्या है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो स्पीकर इज द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा हु कंडक्ट मीटिंग्स, मेंटेन, अरे वेट अ मिनट,
मार्कर भी कुछ अलग ही चल रहा है। ओके, सो अब हम बात करें प्रेसिडिंग ऑफिसर की। तो प्रेसिडिंग ऑफिसर क्या होते हैं? जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और जो मेंटेन करते हैं वहाँ पे ऑर्डर और सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ पे जो मीटिंग वगैरह कंडक्ट करानी होती है उसके सिनेरियो को वो ऑर्डर कर, मतलब उसे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं स्पीकर के? स्पीकर के फंक्शन होते हैं भाई, वो डिसाइड करता है मनी मनी बिल जो होता है वो पास कैसे किया जाएगा। ठीक है, और अलाउ करता है मेंबर को स्पीक करने के लिए कि सारे मेंबर जो है बोल सकें। ठीक है, मेंटेन करके रखता है डिसिप्लिन को, कंडक्ट करता है वोटिंग को। ठीक है, और अगर और चीज़ बात है तो अगर कोई मान चलो कुछ गलत मतलब एंटी डिफेमेशन लॉ लगा के डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं किसी मेंबर को। अगर कोई मेंबर अभद्र व्यवहार कर रहा है तो उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर जो बने होते हैं वो करते हैं ड्यूटी तब जब स्पीकर वहां पर नहीं होते, यानी एब्सेंस ऑफ स्पीकर की जगह पर डिप्टी स्पीकर आ जाते हैं। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा मतलब लोकसभा में अगला पॉइंट हमारा पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? मतलब कि देखो लोकसभा में क्या होता है कि डिसाइडेड तो पहले से है कि भाई यूनियन लिस्ट में मतलब कहाँ का क्या चीज़ होगी, लेकिन जो कानून बनाए जाते हैं वो भी हमारे कहाँ पे बनते हैं? लोकसभाएं बनते हैं। ठीक है, फिर वहां से पास होके वो जाता है आगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? व्हेन बोथ हाउसेज डिसएग्री ऑन अ बिल दे सिट टुगेदर, डिसीजन ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स बिकॉज इट हैज मोर मेंबर्स। हाँ, जब अगर मान चलो लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो सब लोग साथ में बैठेंगे और फिर वहां फिर वोटिंग जो होगी तो तब देखा जाएगा कौन जीत रहा है। तो लोकसभा में ज्यादा मेंबर होते हैं ऑब्वियस, तो वो लोग जीत जाते हैं आसानी से। ठीक है, मनी बिल की बात करें, ये की सुप्रीम पावर होती है जो कि फाइनेंशियल पावर की बात करें, तो मनी बिल क्या है? अ बिल डीलिंग विद टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड अ मनी बिल। मतलब जो मनी बिल आता है ना हर हर बार, जो उसमें क्या होता है कि जो कहाँ से डिसाइड होता है? लोकसभा डिसाइड करती है, उसे इंट्रोड्यूस करती है, एंड देन फिर वो मनी बिल जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम रहता है कि उसे पास करने के लिए। राज्यसभा उसमें कोई अगर सजेशन चाहिए हो तो सजेशन वो दे सकते हैं अपना, यानी कि भाई ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो वो सजेशन उनको ले लिया जाता है। देन उसके बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो फाइनल सुपरमेसी बिलोंग टू लोकसभा। ठीक, आगे हमारा है इसमें कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दिस मीन्स गवर्नमेंट रिमेन इन पावर ओनली टिल मेजोरिटी सपोर्ट। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब तक मेजोरिटी सपोर्ट रहेगा तब तक वो गवर्नमेंट बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को हटाया भी जा सकता है। कैसे कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उसे हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंस्यूर मोशन अगर कोई कर दे तो भी हट सकता है। एडजमेंट मोशन और क्वेश्चन आवर जीरो आवर डिसीजन से भी मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स लोग जो होते हैं वो कहते नहीं है कि तख्ता पलट कर दिया, किसी पार्टी के किसी और पार्टी में चले जाते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, तो मेजोरिटी कम हो जाती है, मेजोरिटी कम होने से क्या होता है? सरकार भंग हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात करें तो लोकसभा के पास पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर मेजोरिटी वोट मिल जाते हैं तो वो लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कानून के लिए। 370 अभी हटी थी। ठीक है, तो उसमें के लिए क्या चाहिए बेटा? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेजोरिटी में। ठीक है, तो बस तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो जाता है। इसके बाद करें अगर हम लोग इलेक्टोरल फंक्शन की, तो लोकसभा मेंबर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो लोग किसी को चुनते हैं? प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी चुनते हैं। क्लियर? अगली चीज आती है हमारे पास जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर क्या होती है? देखो, लोकसभा पार्टिसिपेंट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट एंड सीएजे, चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर। यानी कि अगर लोकसभा के मेंबर्स चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाना तो वो भी हटा सकते हैं, वहां पर इम्पीचमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट की जज, हाई कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी वो लोग हटा सकते हैं। ठीक है, बस मेजोरिटी होनी चाहिए, वो लोग डिसीजन से फिर कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब अगला आता है हमारा सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखो लोकसभा का, लोकसभा एक्सप्रेस विल ऑफ द पीपल। ठीक है, कंट्रोल एग्जीक्यूशन, कंट्रोल नेशनल फाइनेंस एंड कीप डेमोक्रेसी अलाइव, गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, देखो लोकसभा में जो मेंबर्स बैठे हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वो जनता की बात ज़्यादा सुनेंगे और डेमोक्रेसी को बना के रखेंगे। ठीक है, अगर हम बोले कि लिमिटेशंस क्या होती है हमारी लोकसभा की, तो लिमिटेशंस में ये हमारा सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। ठीक है, तो ये लोग 5 साल बाद क्या होते हैं? फिर से दोबारा वोटिंग होने लगती है। ठीक है, लॉ रिक्वायर अप्रूवल ऑफ राज्यसभा, और अगर कोई लॉ हम लोग पास करते हैं तो उसके बाद हमें राज्यसभा का भी अप्रूवल चाहिए पड़ता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है। ठीक है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है।
अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की, ठीक है, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। तो इसमें क्या है, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा हमारा लोअर हाउस और ये अपर हाउस है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को। और ये क्या है, परमानेंट हाउस है ये, मतलब ये नहीं होता है कि तुम डिसॉल्व कर दो उसे, नहीं, ये भाई ये परमानेंट हाउस है, ठीक है। राज्यसभा प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन फेडरल सिस्टम, अनलाइक लोकसभा इट इज नेवर डिसॉल्व, ठीक है, मतलब ये नेवर डिसॉल्व नहीं हो सकता है, लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इट हैज एक्सपीरियंस लीडर एंड सीनियर पॉलिटिशियन, देयरफॉर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिबेट्स, रिवाइजिंग चैम्बर एंड प्रिवेंट हेजिटी लेजिस्लेशन। तो मतलब क्या है, यहाँ पर तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं यहाँ के, वो सीनियर मोस्ट रहते हैं और थोड़े जानकार रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो डिबेट्स वगैरह होती है वो क्वालिटी डिबेट होती है, मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं चल रही होती हैं और अच्छे से हर मुद्दे को देखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 80 में इसके कंपोजिशन डिस्क्राइब किए गए हैं और आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन और रिटायरमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के हिसाब से देखो, इसमें 250 सीट्स होती हैं जिसमें से 238 इलेक्टेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज यानी यूनाइटेड टेरिटरीज, एंड 12 जो सीट्स होती हैं ये प्रेसिडेंट देता है, किस किस को दे सकता है, जो कि हमारे देश में फेमस लोग हैं, लाइक किसी आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस, सोशल सर्विस या स्पोर्ट्स वगैरह में। जैसे कि तो सचिन तेंदुलकर को भी एक बार मतलब राज्यसभा में लाया गया था, राज्यसभा में वो लोग मेंबर बन चुके हैं सचिन तेंदुलकर भी, तो वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आए थे, ठीक है। ऐसी लता मंगेशकर भी, आई थिंक लता मंगेशकर भी हो चुकी थी, ठीक है। अब आते हैं हमारे इलेक्शन मेथड के। इलेक्शन मेथड क्या होता है, मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, पहली चीज, ठीक है। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट, ये आर इलेक्टेड बाय एमएलएज ऑफ स्टेट, मतलब जो एमएलएज वगैरह होते हैं ना वो इन्हें इलेक्ट करते हैं और फिर वो लोग वहां पर राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। वोटिंग सिस्टम यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मीनिंग सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पार्टी स्ट्रेंथ इन असेंबली, ठीक है। अगर कोई माइनॉरिटी पार्टीज है तो उसके भी रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका भी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे भी आगे लाया जाता है, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो ये परमानेंट हाउस होता है, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years, ठीक है, और ईच मेंबर हैज 6 year टर्म। तो ये कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो चेयरपर्सन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, एंड डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय राज्यसभा होते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा पावर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो पावर एंड फंक्शन में सबसे पहले आता है हमारा लेजिस्लेटिव पावर, जो सिंपल सी बात है, जब लोकसभा में कोई कानून वगैरह बनाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो बाद में जो आता है लेजिस्लेटिव पावर के पास आता है, ठीक है। तो इक्वल पावर विद लोकसभा इन ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, कैन डिले बिल एंड सजेस्ट चेंजेस, तो मतलब ये डिले कर सकते हैं, उसमें कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये लोकसभा मतलब लोकसभा के जो बिल आते हैं इनके पास, उसमें ये लोग ये सब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उससे थोड़ा डिले कर सकते हैं और उसमें सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई ये चेंजेस करो, ये कर लो, तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं। देन आता है हमारा फाइनेंशियल पावर, यानी कैन नॉट इंट्रोड्यूस मनी बिल बट मस्ट रिटर्न मनी बिल विद इन 14 days एंड कैन डिस्कस बिट कैन नॉट रिफ्यूज। यानी कि देखो जो लोकसभा में जो मनी बिल बनता है वो हमारे जब राज्यसभा में आता है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उसे उसे 14 दिन के अंदर इन्हें वापस करना पड़ता है, उसे मतलब उस पर डिबेट वगैरह सब करके इन्हें 14 दिन के अंदर उसे रिटर्न करना पड़ता है। हाँ, ये लोग उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें डिस्कस करके उस पर कोई अगर सजेशन होगा तो वो जरूर दे सकते हैं अपना, ठीक है। हैंस वीकर देन लोकसभा इन फाइनेंस, फाइनेंस के मामले में जो राज्यसभा है वो कमजोर पड़ जाती है लोकसभा से, ठीक है। अगली पावर की बात करें तो अब होती है एग्जीक्यूटिव पावर, कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये रिमूव नहीं कर सकते। कैन डिबेट पॉलिसी, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स में बी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ओके। सो अगली टॉपिक फिर हमारा आ जाता है इसमें, वेट अ मिनट एंड हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारे स्पेशल पावर। स्पेशल पावर क्या क्या है हमारे पास कि देखो, ट्रांसफर सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट, यानी कोई चीज़ होती है ना कि भाई ये स्टेट लिस्ट में आ रहा है, यूनियन लिस्ट में आ रहा है, तो ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ हमारी यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, इस हिसाब से, ठीक है। एंड अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसे भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एंड क्रिएट एंड अबॉलिश ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें हम लोग राज्यसभा की, तो सिग्निफिकेंस कहाँ का क्या क्या होते हैं, देखो, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स को, चेक ऑन लोकसभा, मतलब जो लोकसभा बिल वगैरह देती है उन पर भी चेक करते हैं, उस पर डिबेट्स वगैरह होती है। डिक्टेटरशिप को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिक्टेटरशिप से, ठीक है।
और क्या करते हैं, इंक्लूड एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस पीपल। तो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं तो वो लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देखते परखते रहते हैं, ठीक है। फाइनेंस के मामले में ये कमज़ोर है, लेकिन कैन नॉट डिसमिस गवर्नमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन रिड्यूस डेमोक्रेटिक नेचर। और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कि जो मेंबर एमएलए वगैरह तो वही चुनते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक नेचर है यहाँ का थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, मतलब जो है हमारे देश में चल रहा है। चलो, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं, जो कि जुडिशरी है। तो सबसे पहले समझ लो, जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन इंडिया दैट इंटरप्रेट्स लॉ, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिलीवर जस्टिस, ठीक है। तो जो कानून वगैरह जो आते हैं उनको सही से कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है, तो वो जुडिशरी सिस्टम देखता है, ठीक है। इन फॉलोइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या है, सेम हायरार्की ऑफ अ कोर्ट ऑफ फॉर ऑल लॉज, सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट द टॉप, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल एंड सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। मतलब सबसे टॉप पे हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, देन आता है फिर हमारा हाई कोर्ट, और फिर देन हमारे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है और लोअर लेवल कोर्ट आता है, ठीक है। जुडिशरी इंश्योर रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड जस्टिस टू एवरी सिटीजन। जुडिशरी ये सब चीज़ें देखता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिले हुए हैं ना, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो, किसी के साथ कोई गलत चीज़ ना हो, तो जुडिशरी सिस्टम देखता है, ठीक है। इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वॉचडॉग ओवर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स क्या क्या है ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं, और ये लगभग 24 हैं, ठीक है। एंड देन फिर हम आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाते हैं इसमें, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और भी छोटे जो कोर्ट होते हैं वो सब आ जाते हैं, जिसमें देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन कोर्ट, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब कहाँ आ जाते हैं, हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो क्राइम केसेस वगैरह होते हैं वो सब इसमें जाते हैं। देन उसके बाद फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर देन जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो द हायरार्की अलाउ अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। वही चीज़ है कि सबसे पहले जो कोर्ट केस वगैरह आता है वो सबसे पहले लोअर केस में आता है। अगर तुम वहाँ पर एग्री नहीं हुए उस चीज़ को लेकर, तो तुम उसे अपील कर सकते हो उसके हायर लेवल कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट के बाद तुम उससे सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो 124 से 147 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखाया गया है। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 233 से 237 तक सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट के जितने रूल्स मतलब कितनी पावर अथॉरिटी दे रखी है वो सब इसके बारे में लिखा हुआ है। तो दिस प्रोविजन ग्रांटेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा टॉपिक जो अगला है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं इन चीज़ों के। देखो, तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस। मतलब कोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं है किसी का भी, ना गवर्नमेंट करेगी कंट्रोल, ना पॉलिटिशियन कोई कर सकता है। कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली देखेंगे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही है चीज़ तो ओके, अगर नहीं है तो उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, वन जुडिशरी फॉर एंटायर नेशन, अनलाइक यूएसए वेयर स्टेट्स हैव सेपरेट जुडिशरी सिस्टम। मतलब कि देखो क्या है कि जो लॉज है ना वो हमारे पूरे एंटायर नेशन के मतलब पूरे देश के लिए सेम है, बराबर है। ऐसा नहीं है किसी के लिए अलग है किसी के अलग अलग है, ओके। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं आगे, जो जो है हमारे जुडिशियल रिव्यूज। इसमें क्या है, पावर ऑफ कोर्ट्स टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता तो उसके हिसाब से वो भी चीज़ें होती है, ठीक है। और PIL क्या है, देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब इसमें क्या होता है, अगर बाई चांस किसी कोई वकील वगैरह अगर चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकता है किसी भी पर्सन के बिहाफ पे। एनी सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यानी पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई भी सिटीजन हो वो अपील कर सकता है कोर्ट में बाय द हेल्प ऑफ PIL, ठीक है। PIL अपील करने के लिए होता है। अब हम आगे बात करें तो आते हैं हमारे फंक्शन ऑफ जुडिशरी, जो कि डिटेल वे में हम लोग बताएंगे आराम से। तो दो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सीधी सी बात है, हम लोग जुडिशरी को क्या समझ रहे हैं कि भाई ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को या कोई लॉ को वायलेट कर रहा है तो उसको कैसे सही किया जाए, मतलब क्या है कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वो सब चीज़ हमारे क्या कौन देखता है, जुडिशरी देखती है, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई नहीं मानता है तो वो भी हमारी चीज़ें कौन मेंटेन करके रखता है, जुडिशरी। अगर भाई तुम्हारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो तुम कहाँ जाओगे, कोर्ट। पहले तो पुलिस में जा सकते हो, पुलिस केस फाइल करके देन तुम्हें
तुम कोर्ट में जा सकते हो, उससे अपील कर सकते हो, है ना। और ये सेटलमेंट के लिए भी होता है जुडिशरी, जैसे मान सेंटर और स्टेट में कोई तनाव मनाव चल रहा है, स्टेट की लड़ाई चल रही है, पीपल और गवर्नमेंट की लड़ाई चल रही है, प्राइवेट पार्टीज की कुछ लड़ाई चल रही है, तो आपस में ये क्या सेटलमेंट भी बिठाता है कि नहीं ये सही है क्या गलत है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। एंड क्रिमिनल सिविल जस्टिस यानी प्रॉपर्टी मैरिज, ठीक है, और कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया किसी आपस में, पड़ोसी पड़ोसी है, तो वो लोग भी कोर्ट में चले जाते हैं ना लड़ाइयों को लेकर, तो वो सब चीज़ें कौन देखता है, कोर्ट में। कोर्ट उसका फैसला बताता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, कोई और नहीं बता सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, ओके सो अपीलेशन फंक्शन क्या होता है वो तो हमें बता ही चुके हैं कि हियर्स अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड लोअर कोर्ट्स, मतलब सबको को जो अपील कर सकते हो वो कर सकते हो। एंड प्रेसिडेंट में सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट भी क्या होता है, एडवाइस लेता है, एडवाइजरी रूल करता है किसके लिए, सुप्रीम के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को, इंश्योर करता है जस्टिस एंड इक्वलिटी को, चेक करता है मिसयूज ऑफ पावर को, बिल्ड ट्रस्ट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड पुअर, ठीक है, मतलब गरीब लोग जो है उन सबका क्या करता है, राइट्स को सिक्योर करके रखता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, गार्जियन ऑफ राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कौन है, मतलब ये हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब बहुत ही सम्मानजनक पद है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइस वगैरह देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हैंस प्रेसिडेंट इज नॉमिनियल हेड। देखो अगर रियल वे में बता दूं ना, प्रेसिडेंट हमारे हेड तो होते हैं लेकिन प्रेसिडेंट की इतनी चलती नहीं है, क्यों नहीं चलती है, क्योंकि ये बस सलाह देते हैं और काम भी अगर करते तो प्रेसिडेंट के, वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करते हैं ना। रियल पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो वही आज आ गया कि जो रियल पावर है वो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, ठीक है। वर्क अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 टू 74, प्रेसिडेंट वर्क किसके अकॉर्डिंग करता है, आर्टिकल 53 से लेकर 74 तक में जो है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, इंटीग्रिटी को एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे किस में आती है, प्रेसिडेंट को करता है। इसका अगर इलेक्शन पर देखें इसका कि कैसे प्रेसिडेंट को हम लोग चुनते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है कि इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग, मतलब इलेक्टेड जो एमपी होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, और एमएलएज होते हैं जो स्टेट यूनिट टेरिटरीज के, वो लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मेथड क्या होता है यूज़ करने का कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, इस तरीके इस वाले मेथड से वो लोग चुनते, सिंगल वोट का अधिकार जो होता है। एंड टेन्योर क्या होता है, 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कैन रिजाइन भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, ओके। तो ये हम लोग अभी लोकसभा जब राज्यसभा पढ़ रहे हैं तब ध्यान करो, इम्पीचमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को भी हटाने का उनके पास राइट है। देन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, पहली चीज, एंड 35 ईयर्स और उससे ज़्यादा होने चाहिए, एंड नॉट होल्ड ऑफिस टू प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं कि प्रेसिडेंट बनने की क्या क्या चीज़ें होती है। अगर हम उसकी पावर की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें आता है प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, मतलब देखो इन तीनों लोग को यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और तो और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करते हैं, सीएजी यूपीएससी मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है वो किसके नाम पे लिया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है, मतलब कि अगर कोई अगर बाद में जो बिल भी पास होता है ना, लास्ट आखिरी में किसके पास आता है, प्रेसिडेंट के पास ही आता है, ठीक है। अब हम बात करें तो वो होता है लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट, एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व लोकसभा, ठीक है। नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को राज्यसभा में, एंड गिव एसेंट टू बिल, कैन इश्यू ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कौन कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल अगर पावर की बात करें तो बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन प्रेसिडेंट्स नेम, ठीक है, प्रेसिडेंट के नेम से प्रेजेंट किया जाता है, और मनी विल रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेड नहीं करेंगे उसे तो वो पास नहीं हो सकता है, ठीक है। जुडिशियल पावर की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कैन ग्रैंड पैरेडन, रिप्रीव, रिमिशन एंड कम्यूटेशन, ओके। तो स्पेशली डेथ सेंटेंस केसेस पे। आगे आता है हमारा इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर में अच्छा प्रेसिडेंट के पास ये भी है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, कब लग जाता है, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सही से वो वर्क नहीं कर पाती, तो हमारा वहाँ पे
या फिर हट जाती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नेशनल इमरजेंसी को भी एक्सटेंड कर सकता है और कौन, प्रेसिडेंट। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है उसमें भी प्रेसिडेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा, एक मिनट, हाँ अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की क्या, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, तो वो तो नॉमिनल हेड है, तो एक्ट टू एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब एडवाइस देते हैं अपना। इट हैज ग्रेट मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सीधी सी बात है, सर्वोच्च पद होता है, तो प्रेसिडेंट एकदम टॉप ऑफ दी, मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया है ना। अब अगली चीज आती है हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि भाई सबसे पावरफुल रहते हैं, क्योंकि माना कि सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की चलती है, ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे, क्योंकि ये एक्चुअली जो चुने जाते हैं जो जनता द्वारा बन जाते हैं, क्योंकि ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया एंड अ लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं उनके लीडर भी होते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन दे प्राइम मिनिस्टर का, तो सिंपल से वे हम क्या कहेंगे कि देखो, एक मिनट कहाँ गया कर्सर, हाँ, तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, चीफ पॉलिसी मेकर है एंड चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशन, एंड लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो लिंक बनाते हैं वो भी कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो ही ऐसी जो प्लेज द सेंट्रल रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब सेंट्रल रोल प्ले करते हैं किसके बीच में, इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। अपॉइंट कैसे, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जनरली लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कैन, जो मतलब मेजोरिटी पार्टी होती है ना, उन्हीं के लीडर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है किसे नहीं, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को अलोकेट कर सकते हैं, और जो भी रिजाइनेशन अगर किसी को देना होता है उसके लिए भी ये लोग डिमांड कर सकते हैं। लीडर्स और लोकसभा की बात करें तो लीड्स डिबेट्स को लीड करते हैं, एक्सप्लेन गवर्नमेंट पॉलिसीज, आंसर क्वेश्चंस करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं मेजर बिल्स को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बाद आता है हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, कंट्रोल करते हैं कैबिनेट से, सेक्रेटरीट से लेकर पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये पॉलिसी मेकर भी है, लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ये भी है। तो सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर के पास ये सब क्या होती है, पावर्स होती हैं, ठीक है। तो बाकी आगे अगर हम देखें तो और क्या क्या चीज़ें इसमें, हाँ, इंपॉर्टेंट की बात करें तो की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्स रियल सेंटर ऑफ द पावर एंड कैबिनेट ऑफ द टीम, ठीक है। विदाउट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स। अब हम बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर की। देखो चीफ मिनिस्टर क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द नेशन है, तो चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर वर्क एट यूनियन लेवल, तो चीफ मिनिस्टर वर्क एट स्टेट लेवल, क्लियर। एंड ही या सी जो भी चीफ मिनिस्टर होगा इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी इन स्टेट, क्लियर। तो स्टेट लेवल पे डंका बजता है तो चीफ मिनिस्टर का बजता है, और अगर बात करें नेशनल लेवल पे तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका गवर्नर करते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर का कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। मस्ट इंजॉय मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मतलब जो मेजोरिटी होती है वही उन्हीं के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वही चीज़ है। एंड पावर और फंक्शन की बात करें तो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये मिनिस्टर का जो सिलेक्शन होता है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, वो सब कौन डिसाइड करता है, चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं, ऑन दी कहाँ पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है। बाकी बात करें तो लीडर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें एक्सप्लेन पॉलिसीज होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्स वगैरह को, आंसर क्वेश्चन करते हैं और मैनेज गवर्नमेंट बिजनेस वगैरह को, ये सब क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मैनेज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं, तो ये पुलिस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी पोस्ट होते हैं उन सबको भी कंट्रोल करते हैं, कौन, हमारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पॉलिसी मेकर पे, तो देखो डिसाइड करते हैं वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, डेवलपमेंट प्रोग्राम और बजट प्रायोरिटीज़, किसे कितना ज़्यादा बजट देना, ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। लिंक बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट कैबिनेट, तो ये जो है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में प्राइम मिनिस्टर लिंक कर रहे थे, ऐसे ही गवर्नर और स्टेट कैबिनेट के बीच में चीफ मिनिस्टर लिंक करते हैं, ठीक है। और एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि किस बेसिस पे उन्हें काम करना है, मतलब एडवाइस देते हैं, और कम्युनिकेट्स कैबिनेट डिसीजन, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, हमारा आगे क्या है, ओके, सो इम्पोर्टेंस, वेट अ मिनट, इंपॉर्टेंस की बात करें तो चीफ मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये तो अब ध्यान में हो गया होगा कि मेन प्लानिंग अथॉरिटी होती है और वॉइस ऑफ द स्टेट इन नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है।
अब आता है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर के हिसाब से, जो कि है लोकपाल। ठीक है, लोकपाल क्या होते हैं? लोकपाल इज द सेंट्रल एंटी करप्शन अथॉरिटी दैट इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स और करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, लोकपाल क्या करते हैं? जो एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, मतलब जो करप्शन कर रहे होते हैं उनके बेसिस, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल लेवल पे करते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर लोकपाल कब आई? दो पब्लिक मूवमेंट्स, करप्शन स्कैंडल्स एंड नीड ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इन चीज़ों के कारण लोकपाल की नीड आई है, कि ताकि करप्शन ना हो, लोगों के बीच में पारदर्शिता बनी रहे गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, आगे आते हैं तो क्रिएटेड अंडर लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, यानी अन्ना हजारे के टाइम पे अन्ना हजारे ने क्या किया था, 2013 में अनशन वगैरह किए थे, जिससे आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था। उन्हीं ने मतलब जब उन्होंने ये मांग रखी थी कि लोकपाल लोक आयोग जैसे कुछ संस्थान होने चाहिए जो कि डिसाइड करे कि गवर्नमेंट में पारदर्शिता रहे और करप्शन कम से कम हो। तो ठीक है, तो उसी तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत ये बनाया गया। ठीक है, आगे बात करें कंपोजिशन की, तो चेयरपर्सन होते हैं, देन अप टू 8 मेंबर्स होते हैं, एंड 50% मस्ट बिलोंग टू SC ST OBC वुमेन एंड माइनॉरिटीज से होने चाहिए। एटलीस्ट 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसे कंपोजिशन में आ जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एरिया ऑफ अथॉरिटी क्या क्या है इसका, देखो, कैन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद के खिलाफ भी कंप्लेन है तो भी कर सकते हैं, विथ रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन। हाँ, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सब पे ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारी चीज़ आती है फंक्शन क्या क्या है लोकपाल के। लोकपाल रिसीव कंप्लेंट्स, कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऑर्डर CBI इन्वेस्टिगेशन, फाइल केस इन कोर्ट, इंश्योर करते हैं टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन को। क्लियर? आगे चीज हमारी आती है इंपॉर्टेंस लोकपाल की, तो देखो, रिड्यूस करते हैं क्या, करप्शन को एट द सेंट्रल लेवल, प्रमोट्स करते हैं क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड इंक्रीज पीपल्स फेथ इन गवर्नमेंट। अगर करप्शन कम होगा तो गवर्नमेंट में सीधी सी बात है जनता का जो झुकाव होगा तो उनका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। लोक आयुक्त भी लोकपाल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टेट लेवल एंटी करप्शन अथॉरिटी है, वो सेंट्रल लेवल है और ये स्टेट लेवल है। तो लोक आयुक्त फंक्शन लाइक लोकपाल बट एट स्टेट लेवल, इट पर्पज इज टू चेक मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, और जितना भी करप्शन वगैरह ये सब होता है, ये सब ये भी यहीं पर देखते हुए स्टेट लेवल पे। और अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो वहां पर देखो, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर, आफ्टर कंसल्टेंस, मतलब कंसल्टेशन जब हो जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लीडर ऑफ अपोजिशन के, इनके से जब कंसल्टेंट कर लेते हैं गवर्नर, तब जाके उसे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये भी किस किस को किस किस पे कार्रवाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ इनका देखें तो देखो, चीफ मिनिस्टर भी कर सकते हैं इन मैनी स्टेट्स। ठीक है, कई स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर को भी कर सकते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स को भी कर सकते हैं, MLAs को भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कर सकते हैं, लोकल बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज को भी ये लोग तहकीकात कर सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं कि वो भी कुछ गलत काम ना करें। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो देखो, कंडक्ट इंक्वायरी, रिकमेंड सस्पेंशन रिमूवल, ऑर्डर प्रोसिक्यूशन एंड हेल्प रिकवर लूटेड पब्लिक मनी। मतलब अगर किसी ने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, बहुत सारा काला धन रखा हुआ है, तो उस सबको भी रिकवर करते हैं, रेड वगैरह डालते हैं। तो ये सब कौन देखता है? लोक आयुक्त देखते हैं स्टेट लेवल पे। इसको अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये भी वही चीजें हैं, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं करप्शन वगैरह को, और प्रोटेक्ट करते हैं कॉमन सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे यूनिट 2 का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के जो यूनिट है उनकी वीडियो जल्दी आ जाएंगी, ताकि आपके पेपर आने से पहले आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, पढ़ लो आप जाके।